इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। फिर उनका चर्चित निबंध कविता क्या है पर विस्तार से बात करेंगे। हिंदी में आधुनिक युग के साहित्य आकाश में जो स्थान प्रसाद पंत निराला का है, उपन्यास कहानी के क्षेत्र में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल का भी निबंध के क्षेत्र में है, यानी समीक्षा और समालोचना के क्षेत्र में है। विभिन्न विषयों व मन स्थितियों पर रचे गए उनके निबंधों का एक एक शब्द चिंतामणि की निबंध माला में उस नगीने के समान जड़ा हुआ है जिसका आलोक युग और काल की सीमाओं को पार करता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक काल के सत्य उद्घाटन का साहित्यिक आकलन करने में अप्रतिम मार्गदर्शक कीर्ति स्तंभ बन गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके साहित्य इतिहास के क्षेत्र में अविस्मरणीय भूमिका अंकित करने वाले शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में बस्ती जनपद में हुआ। पिता श्री चंद्रबली शुक्ल का सरकारी सेवा में स्थानांतरण मिर्जापुर में सदर कानूनगो के रूप में होने पर परिवार को मिर्जापुर आना पड़ा। पिता ने उर्दू अंग्रेजी पढ़ाने सिखाने पर जोर दिया, लेकिन आपने स्वयं चोरी छिपे हिंदी का ज्ञान प्राप्त करते रहे। मिशन स्कूल में मैट्रिक करने के बाद इंटर कॉलेज से एमए की परीक्षा में सफल न हो सके, फिर लीडरशिप करने की कोशिश की, पर इसमें भी सफल नहीं हो रहे, किंतु बार बार ऐसी असफलता को दरकिनार करके इतिहास, साहित्य, कथा, कहानी, मनोविज्ञान का अध्ययन में लग गए। यदि शुक्ल जी को हिंदी साहित्य में समीक्षा समालोचना विधा का पितामह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी साहित्य समीक्षा के मानदंड निर्धारण के लिए विद्वज्जनों में उन्हीं को श्रद्धा से याद किया जाता है। वे कल्पना की बजाय यथार्थ व ठोस धरातल पर सामाजिक जीवन व इसके विभिन्न सरोकारों को मूल्यांकन का सही आधार मानते थे। उन्हें लोक रंजन एवं रोमांटिक अधिक प्रिय नहीं था। कविता क्या है निबंध में वे कहते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में विलीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है। उनके विभिन्न मनोविकारों, भाव अनुभावों व मन स्थितियों पर रचे गए निबंध अत्यंत सारगर्भित चिंतन व गहन अध्ययन के साक्षी हैं। मसलन क्रोध, दया, ईर्षा, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, भय, घृणा, लोभ और प्रीति इत्यादि। उन्होंने पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र व भारतीय समीक्षा सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया था। साथ ही मनोविज्ञान की परिष्कृत समझ होने के फलस्वरूप समीक्षा के सिद्धांतों की ऐसी तर्कसंगत व्याख्या दी कि उसे सहज में ही साहित्य जगत में मान्यता मिली। शुक्ल काव्य की चिंतन धाराओं के प्रति युगानुरूप सचेत थे। उनकी समीक्षात्मक दृष्टि में समग्र चिंतन, परिवेश के प्रति जागरूकता, मनोवैज्ञानिक सोच का ठोस धरातल तथा उनके अपने विवेक की कसौटी उनकी समीक्षाओं को विद्वत जगत में सर्वमान्य एवं दृष्टव्य बना देती है। वे पहले ऐसे समीक्षा दृष्टि संपन्न मनीषी अध्येता व साहित्यिक के प्रकांड वेत्ता थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए बाकायदा लेखकों का जीवन परिचय, विधा में उनके योगदान का समीक्षात्मक अवलोकन, निष्पक्ष समसामयिक आकलन प्रस्तुत करके साहित्य जगत को समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मौलिक समीक्षात्मक चिंतन एवं मूल्य निर्धारण मापदंडों के प्रति हिंदी जगत युगों युगों तक उनका ऋणी रहेगा। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं
मिलाता है और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, और इसी को जीना कहा जाता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावनाओं को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कवि कहते हैं, इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास के हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इस अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, ढुर्री, हल, झोपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेघ का बरसना, कुहेर का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाँह पकड़कर निकलना, आदि से खिलाना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जात के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर रहा है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इसके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्व हरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना एवं इंजन के में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं है।